मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। कुछ नया होना ही अपने आप में बहुत खुशी देता है, और अगर सालों से चले आ रहे किसी सिस्टम को बदलकर कोई नई चीज हो तो फिर कहने ही क्या। लोगों को नई उम्मीद मिलती है, नया मौका मिलता है, और सबसे अहम बात है एक नया अनुभव भी। ऐसा ही हुआ आज ही के दिन 1949 को, जब ट्रेवनकोर कोचीन के नाम से भारत में एक नया स्टेट बना, जिसे आज हम केरल के नाम से जानते हैं। आप तो जानते ही हैं कि जब हम 1947 में आजाद हुए तब 500 से ज्यादा छोटी छोटी रियासतें देश भर में थीं, लेकिन अब सिस्टम डेमोक्रेटिक था। पंडित नेहरू और सरदार पटेल की समझबूझ से रियासतों को आपस में मर्ज किया गया, जिसके चलते हमें राज्य मिले। ऐसे ही ट्रेवनकोर कोचीन राज्य भी बना आज के दिन, और इसकी राजधानी त्रिवेंद्रम थी। 1949 में आज के दिन बने इस नए राज्य के पहले चीफ मिनिस्टर टी.के. नारायण पिल्लई बने, जो पहले से ट्रेवनकोर के मुखिया थे। अगले सालों में दक्षिणी राज्यों में हुए कुछ सोशल और पॉलिटिकल इंसिडेंट्स के बाद 1 नवंबर 1956 को ट्रेवनकोर कोचीन में मद्रास राज्य के मालाबार जिले को जोड़ा गया, और केरल के नाम से नए राज्य का जन्म हुआ। ये बॉर्डर और लाइंस तो स्टेट और कंट्री तक ही रहते हैं, लेकिन आर्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। एक आर्ट पूरे वर्ल्ड की होती है। म्यूजिक भी ऐसी ही आर्ट है, जो ना किसी सरहद को मानती है और ना किसी जात को। ये तो सिर्फ हर किसी को झूमने पर मजबूर कर देती है, सुकून देती है। ऐसा ही सुकून लोगों को दिया है हमारी इस पर्सनैलिटी ने। वो बांसुरी के राजा माने जाते हैं, लेकिन क्लासिकल बांसुरी तक ही सीमित नहीं रहे और हिट फिल्मी म्यूजिक भी दिया, जैसे कि ये गाना। रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी, ओ मेरी चांदनी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर कंपोजर शिवहरी की जोड़ी के हरि, यानी बांसुरी वादक पंडित श्री हरि प्रसाद चौरसिया की। इलाहाबाद में सन 1938 को आज ही के दिन पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी का जन्म हुआ। दोस्तों, हरि प्रसाद जी के परिवार में कोई भी संगीत के क्षेत्र का नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके परिवार का बैकग्राउंड खेल के क्षेत्र में रहा। इनके पिता रेसलर थे और हर भारतीय पिता की तरह पिता धर्म का पालन करते हुए उन्होंने भी चाहा कि उनका बेटा हरि प्रसाद भी रेसलर बने। पिता की मर्जी के आगे हरि प्रसाद झुके भी और रेसलिंग भी सीखी, लेकिन किस्मत की तो कुछ और ही मर्जी थी। उनकी किस्मत उन्हें रेसलिंग विंग से मोड़कर संगीत की दुनिया में ले आई। जब ये 15 साल के हुए तो अपने पड़ोसी से इन्होंने संगीत सीखा। उसके बाद 8 साल तक पंडित भोलानाथ प्रसन्ना से बांसुरी वादन की ट्रेनिंग ली। परफॉर्मर के तौर पर ऑल इंडिया रेडियो कटक से उन्होंने करियर की शुरुआत की, लेकिन अभी तक उनके टैलेंट के बारे में कम लोगों को ही पता था। शिवेंद्र कुमार से मिलने के बाद उनके करियर में नया चेंज आया और शिवहरी के रूप में नई जोड़ी बॉलीवुड को मिली। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए।
देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। शिव हरी की जोड़ी ने सिलसिला, लम्हे, चांदनी, फासले, परंपरा, साहिबान और डर जैसी हिट फिल्मों के गाने कंपोज किए हैं। इनकी फिल्मों के गानों पर झूमते लोग हर जगह मिल जाएंगे। वहीं इनकी बांसुरी की धुन का सुकून अनमोल है। First of all, when I go to the audience, I go for music lovers to play. So I feel that they should take interest about my playing, and they should feel more happy about my playing. And first of all, when I adopted music, I adopted music as my religion. So when I go to the audience, I also think myself that I am going to a temple where I will be getting, involved with so many devotees who are lovers of music. Because when I practice in my house, I play for myself. That's right. But when I go to the audience, whether they are from countryside or whether they are from in the main cities or whether they are corporates or whether, different kind of people, you go and meet them. So I have to plan accordingly my playing of music. हरि जी के संगीत का जादू सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चला। इन्होंने वेस्टर्न संगीतकारों के साथ भी काम किया। बांसुरी के जादूगर को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और डच रॉयल फैमिली एम्स्टरडैम ने ऑर्डर ऑफ ऑरेंज नासॉ टाइटल से नवाजा है। हरि प्रसाद जैसा संगीतकार देश के लिए तोहफा है। इन्होंने अपने पैशन को जिया और हमें अपने टैलेंट को दिया। इस संगीत के जादूगर को हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको पता है आज नेशनल डॉक्टर्स डे है और ये उस हस्ती के कारण है जिनकी हम अब बात करेंगे। अरे कहीं आप ऐसा तो नहीं समझ रहे कि वो कोई बड़े डॉक्टर हैं? एक्चुअली वो डॉक्टर तो थे ही, लेकिन उससे बड़े फ्रीडम फाइटर रहे। देश की सेवा की वजह से वो डिटरमिन्ड पॉलिटिकल लीडर के रूप में जाने जाते हैं। बात हो रही है बिधान चंद्र रॉय की, जो बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे। बिधान चंद्र रॉय का जन्म 1 जुलाई सन 1882 को पटना में हुआ। बचपन में माँ का साया उठ गया था, लेकिन इनके पिता ने माँ और बाप दोनों का फर्ज अदा करते हुए इन्हें बड़ा किया। पटना से बीए करने के बाद ये मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए कलकत्ता चले गए। वहां इन्होंने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन उस बीच पिता के रिटायर होने की वजह से बिधान को फाइनेंशियल लेवल पर बहुत मुश्किलें हुई। जैसे तैसे इन्होंने कुछ स्कॉलरशिप और दोस्तों से किताबें मांग मांग कर पढ़ाई पूरी की, लेकिन ये स्ट्रगल तो अभी शुरू हुआ था। इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड के सेंट बार्थोलोम्यूज हॉस्पिटल का रुख किया, लेकिन एक एशियाई मूल का छात्र होने के कारण इन्हें एडमिशन नहीं मिल पाया। लेकिन दूसरी तरफ बिधान भी कम जिद्दी नहीं थे। इन्होंने तो जैसे ठान ही लिया था कि बस खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। फिर इस जिद के सामने इंग्लैंड को आखिरकार झुकना पड़ा। इनके लगातार 30 एडमिशन रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने के बाद सेंट बार्थोलोम्यूज हॉस्पिटल में फाइनली इन्हें एडमिशन मिल गया। आपको पता है कि 2 साल 3 महीने के अंदर इन्होंने अपनी MRCP और FRCS कंप्लीट की। फिजिशियन और सर्जन की डिग्री लेकर जब बिधान भारत वापस आए तो उन्होंने लोगों के लिए बहुत काम किया। कई अस्पताल बनाए, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और जेल भी गए।
आपको तो मालूम ही है कि उस दौरान महिलाओं की क्या स्थिति हुआ करती थी। हर तरह की आजादी से महरूम ये महिलाएं अपना इलाज तक नहीं करवा पाती थी। विधान ने इस समस्या को भी समझा और महिलाओं की हेल्थ को लेकर उन्हें जागरूक किया। विधान गांधी जी के डॉक्टर भी थे और क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान उनके साथ रहे। इनको वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर, कल्याणी और बिधान नगर जैसे शहरों के फाउंडर के रूप में भी जाना जाता है। 1961 में विधान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वो सच में रत्न ही थे। उन्होंने अपनी एक जिंदगी में न जाने कितने बड़े काम किए। जितने एक्टिव वो लोगों का इलाज करने में थे, उतने ही राजनीति में भी। खैर, क्षेत्र जो भी रहा हो, इनके दिल में हमेशा लोगों की मदद करने की इच्छा रही। इनके इसी जज्बे को हमारा सलाम। आप लोगों ने बचपन में खूबसूरत राजकुमारियों की कहानी तो जरूर सुनी होगी। आज के दिन भी ऐसी ही एक खूबसूरत सी राजकुमारी का जन्म हुआ था। इस राजकुमारी का नाम था डायना, जो ब्रिटिश रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखती थी। बेहद खूबसूरत और शर्मीली नेचर की डायना अपनी सोशल सर्विसेज और चैरिटी के लिए याद की जाती हैं। बचपन से ही इन्हें डांस और म्यूजिक का बहुत शौक था। राजशाही तौर तरीकों से एकदम अलग इनका झुकाव हमेशा से पॉपुलर कल्चर की तरफ रहा। डायना को बच्चों से भी बहुत लगाव था और वो लगातार बच्चों के लिए काम करती रही। डायना की जिंदगी में जो टर्निंग पॉइंट था वो थी उनकी शादी। फरवरी 1981 में वेल्स के राजकुमार चार्ल्स ने डायना के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे डायना ने स्वीकार किया। ब्रिटिश और कनाडाई प्रीवी काउंसिल ने उनके रिश्ते को मंजूरी दे दी। Well, I asked Diana before she went to Australia, 2-3 days before, because I thought it'd be a good idea that, apart from anything else, if she went to Australia, she could then think about it, and if she didn't like the idea, she could say she didn't, or if she did, she could say that. But in fact, you actually said. 29 जुलाई को चार्ल्स और डायना ने शादी की। सेंट पॉल कैथेड्रल में हुई उनकी शादी में लगभग 3500 मेहमान मौजूद थे और दुनिया भर में करीब 750 मिलियन लोग इस शादी को टीवी पर देख रहे थे। ये शादी एक शाही शादी थी, जिसे मैरिज ऑफ द सेंचुरी कहा गया। डायना के लिए तो ये परियों की कहानी जैसा ही था। At the age of 19, you always think you're prepared for everything, and you think you have the knowledge of what's coming ahead. But although I was daunted at the prospect at the time, I felt I had the support of my husband to be. इस नए जोड़े ने टेडबरी और कैंगजिंगटन पैलेस के करीब अपना घर बनाया, लेकिन अब तो ये जोड़ी गॉसिप का सेंटर थी। उनका पीछा पापराजी करने लगे। उनकी हर चाल पर मीडिया ने नजर रखनी शुरू कर दी। इस बीच डायना ने 2 बच्चों को जन्म दिया। परिवार एक सुखी परिवार था, लेकिन जल्द ही डायना और उनके पति के बीच दरारें पड़ने लगी। हैरानी की बात तो ये है कि दोनों एक जैसे ही थे। दोनों समाज के सेवा कामों के लिए डिवोटेड थे। जहां डायना का ध्यान एड्स पीड़ितों पर केंद्रित था, वहीं उनके पति चार्ल्स शहरी केंद्रों में उपेक्षित समूहों पर अपना ध्यान देते थे। 5 साल के भीतर ही इस परी की दुनिया गिरने लगी। 1992 तक ये शादी टूट चुकी थी। दिसंबर में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने ब्रिटिश संसद में राजकुमार और राजकुमारी के औपचारिक रूप से अलग होने की घोषणा की। चार्ल्स और डायना का विवाह फाइनली 28 अगस्त 1996 को ऑफिशियली तलाक के साथ टूट चुका था। लेकिन 1 साल बाद ही 31 अगस्त 1997 में डायना की मौत हो गई। ये मौत पेरिस में एक कार दुर्घटना से हुई। उस कार में उनके साथी डोडी और कार चालक हेनरी पॉल थे। ये मौत बड़ी रहस्यमय थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार हुआ क्या। डायना को खूबसूरत राजकुमारियों में से एक माना जाता है। सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, बल्कि ये अपने लोगों के लिए पूरी तरह से डिवोटेड थी। हमारी ओर से आज उनकी जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि।
these empty days without your smile. This torch we'll always carry for our nation's golden child. Even though we try, the truth brings us to tears. All our words cannot express the joy you've brought us through the years. And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. न जाने किस मिट्टी के बने होते हैं वो लोग जो देश की एक पुकार पर खुद को मिटाने से पीछे नहीं हटते। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हमारे देश के सैनिकों की, जो अपना घर, परिवार और तमाम इच्छाओं को छोड़ छाड़ कर देश की सरहद पर तैनात हैं। और जब बलिदान की बात आती है तो सबसे पहले छाती तान कर खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही एक वीर जवान को आज हम याद करने वाले हैं, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाक युद्ध में देश के लिए कुर्बानी दे दी। इस वीर का नाम है शहीद अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई 1933 को उत्तर प्रदेश के धामपुर गांव में हुआ। एक मुस्लिम दर्जी परिवार से ताल्लुक रखने वाले इस वीर जवान ने 1954 में द ग्रेनेडियर्स इन्फेंट्री रेजिमेंट में कदम रखा। अपने सेवा काल में सैन्य सेवा मेडल, समर सेवा मेडल और रक्षा मेडल जैसे सम्मान प्राप्त करके अपनी वर्दी की शान बढ़ाई। सन 1965 में जब पाकिस्तान भारत की धरती पर घुसने की कोशिश में था, तब वीर अब्दुल हमीद पंजाब के तरन तारण जिले के खेमकारन सेक्टर में तैनात थे। पाकिस्तान ने उस समय अपने मजबूत अमेरिकन पैटर्न टैंकों के साथ उस इलाके पर हमला कर दिया। भारतीय सैनिकों के पास न तो टैंक थे और न ही बड़े हथियार, था तो सिर्फ भारत के लिए मर मिटने का जोश। भारतीय सैनिक अपनी साधारण 303 राइफल और LMG के साथ अमेरिकन पैटर्न टैंकों का सामना करने लगे। हवलदार वीर अब्दुल हमीद के पास गन माउंटेड जीप थी, जो अमेरिकन पैटर्न टैंकों के सामने मात्र एक खिलौने के समान थी। दिलेर अब्दुल हमीद ने अपनी जीप में बैठकर अपनी गन से इन पाकिस्तानी टैंकों के कमजोर अंगों पर एकदम सटीक निशाना लगाकर एक एक कर ध्वस्त करना प्रारंभ कर दिया। वीर अब्दुल हमीद अपनी गन माउंटेड जीप से पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों को धड़ाधड़ नष्ट कर रहे थे। इन टैंकों के खत्म होने से भारतीय सेना में नया जोश आया। अब्दुल हमीद के इस प्रयास से पाकिस्तानी फौज में भगदड़ मच गई। अब्दुल हमीद आगे बढ़कर हमला कर रहे थे और दुश्मन बौखला चुके थे। वीर अब्दुल हमीद ने अपनी गन माउंटेड जीप से 7 पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों को खत्म किया था, लेकिन जीप पर एक गोला गिर जाने से वो बुरी तरह से घायल हो गए और अगले दिन यानी 9 जुलाई को अपने जख्मों से जूझते हुए वो देश के लिए शहीद हो गए। लेकिन इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट 10 जुलाई को की गई थी। इस युद्ध में असाधारण बहादुरी के लिए उन्हें पहले महावीर चक्र और फिर सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। इनकी बहादुरी से प्रेरित होकर चेतन आनंद ने दूरदर्शन में एक धारावाहिक परमवीर चक्र बनाया, जिसमें अब्दुल हमीद की भूमिका नसीरुद्दीन शाह ने निभाई। इस बहादुर शहीद की याद में उनके गांव धामपुर में उनकी प्रतिमा भी लगी हुई है। हमारे लिए शहीद अब्दुल हमीद जी हमेशा इंस्पिरेशन का सोर्स रहेंगे। हम सब की तरफ से उन्हें हमारा और इस देश का सलाम।
देश के सच्चे फाइटर की बातें अब एथलेटिक फील्ड के फाइटर की, जो जब तक फील्ड में दौड़ा कोई उसके पास नहीं पहुंच पाया। उसने 10 ओलंपिक मेडल्स जीते, जिसमें एक ही बार उसे गोल्ड नहीं मिला। 100 मीटर, 200 मीटर और लॉन्ग जंप जहां भी वो रहा, मेडल पक्का रहा। लॉन्ग जंप में बना उसका रिकॉर्ड 10 साल तक कोई भी नहीं तोड़ पाया। उसका रुतबा इतना बड़ा है कि वो स्पोर्ट्समैन ऑफ द सेंचुरी और ओलंपियन ऑफ द सेंचुरी के लिए वोटेड हुआ। मैं बात कर रहा हूं फ्रेडरिक कार्ल्टन या कार्ल लुईस की। कार्ल लुईस का जन्म 1 जुलाई 1961 को हुआ था। उनके पेरेंट्स एक लोकल एथलेटिक्स क्लब चलाते थे। अब छोटे कार्ल पर इसका फर्क तो पड़ना ही था। 13 साल में उन्होंने लॉन्ग जंप में compete करना शुरू किया। न्यू जर्सी में पढ़ते हुए वो टॉप लॉन्ग जंपर्स में से एक थे। कार्ल को शुरू में कोच उनके पिता ने ही किया। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में उन्हें टॉम टेलीज ने कोच किया और आगे भी ये जोड़ी बनी रही। टॉम ने कार्ल पर जबरदस्त मेहनत की। इस मेहनत के रिजल्ट भी जल्दी ही देखने को मिले, जब कार्ल ने 1980 के ओलंपिक्स के लिए अमेरिकन टीम में जगह बनाई। वो लॉन्ग जंप और 400 मीटर रिले की टीम के मेंबर थे। फिर भी कार्ल का पूरा फोकस लॉन्ग जंप पर ही था। रेस उनके लिए बोनस ही थी। लेकिन अभी उन्हें दुनिया की नजरों में आने में टाइम लगा। 1980 में ओलंपिक बॉयकॉट के कारण वो मॉस्को में नहीं खेल पाए। अगर आप में पेशेंस हो तो किस्मत मौका जरूर देती है, बस जरूरत होती है उस मौके पर खुद को साबित करने की। 1983 में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप कार्ल के लिए बड़ा मौका थी और वो इसमें बिल्कुल भी नहीं चूके। 100 मीटर और 4x100 रिले रेस में कार्ल ने गोल्ड जीता और लॉन्ग जंप में भी वो नंबर 1 रहे। अभी अभी तो उड़ान शुरू हुई है, अभी रुकने की परवाह किसे है। कार्ल की ये शुरुआत अब रुकने वाली नहीं थी। 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में वो हॉट फेवरेट थे और परफॉर्मेंस ऐसी रही कि 4 गोल्ड मेडल्स जीते। 100 मीटर, 200 मीटर, 4x100 रिले रेस और लॉन्ग जंप में उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किए। ये ओलंपिक पूरी तरह से कार्ल का था। साल बाद रोम में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक बार फिर सबकी नजरें कार्ल पर थी। कार्ल अपने फैंस की उम्मीदों पर खरे उतरे और फिर से 3 गोल्ड अपने नाम किए। अगले साल होने वाले सोल ओलंपिक के हिसाब से भी ये जीत इंपॉर्टेंट थी। इस समय कार्ल का मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। सोल में उन्होंने 100 मीटर और लॉन्ग जंप में गोल्ड जीता। 200 मीटर की रेस में वो जरा सा चूके और उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। I was on the cover of a national magazine for 9 consecutive months, non-stop. It was a big transition to make for someone who was 22 years old, and it was difficult in a way because I went from someone that track people kind of knew to someone that everyone knew, and so everything you do is dissected. But fortunately for me, I had a tremendous amount of support. कार्ल का डोमिनेंस इसी तरह चलता रहा। अगली वर्ल्ड चैंपियनशिप और 1992 के ओलंपिक्स में उन्होंने 4 गोल्ड मेडल और जीते। धीरे धीरे कार्ल ने रेस में इंटरेस्ट कम कर दिया, लेकिन लॉन्ग जंप में उनका डोमिनेंस जारी रहा। 1996 एटलांटा ओलंपिक में उन्होंने लॉन्ग जंप में 4थी बार गोल्ड जीता। फील्ड के बाद उनकी दूसरी पसंद थी फिल्म्स और उन्होंने परफेक्ट स्ट्रेंजर्स, स्पीड जोन, एलियन हंटर और मटेरियल गर्ल्स जैसी फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंसेस में नजर आए। ओलंपिक लॉन्ग जंप में कार्ल का हमेशा 1 मैन शो रहा। 2008 के फॉर्मूला 1 चैंपियन लुईस कार्ल हैमिल्टन का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। हैमिल्टन 84 के ओलंपिक के कुछ महीनों बाद पैदा हुए। उनके माता पिता कार्ल लुईस के बहुत बड़े फैन थे। ये बात बताती है कि कार्ल तब कितनी बड़ी मशहूर हस्ती थे। एथलेटिक के इस लेजेंड को हमारी टीम की ओर से हैप्पी बर्थडे। और
और दोस्तों, आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। अब अपने दोस्त संदीप भट्ट को दीजिए इजाजत और कल फिर मिलते हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के नए एपिसोड के साथ। टेक केयर, बाय बाय। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।